बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज जो है वो हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वो चीज़ जिसके बारे में हमारे इस छोटे से चैनल पर छोटी सी वीडियोस के ऊपर जो बहुत कम कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स में जो ज़्यादातर कमेंट्स जिस बारे में किया जाता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि सर हमें आप एक्सरसाइज सोल्व करवा दो, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, इस चीज़ को आप सोल्व करा दो। तो उस चीज़ को जो है हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यू सोल्व किए थे और आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं। बिल्कुल आसान से, बिल्कुल सिंपल से, सादे से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक, चैप्टर सेकंड होम्योस्टेसिस के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं। हम वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने एग्जाम्स के हिसाब से उनको शॉर्ट में पढ़ेंगे भी। सिंपल से आंसर है, बिल्कुल आसान से आंसर है। 10 मिनट के अंदर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे आपके। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपने जस्ट और जस्ट इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक, और उसके साथ जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे वो ये है कि आप जो है वो, अगर आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, तो आपको अगर वो समझ में आती है और आपको वो अगर अच्छी लगती है तो आपका पेट्रोल खर्च नहीं होता, ना ही आपके बिजली के यूनिट लगते हैं, एक लाइक करने में और एक कमेंट करने में। तो ये दो चीज़ें जो है वो आप कर लिया करें। ठीक, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो और बाकी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हो तो आप जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट के अंदर हमें सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है वो समझने और ख़त्म करने हैं। हमारे एग्जाम्स करीब है उसके हिसाब से। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड, कि होम्योस्टेसिस की ज़रूरत हमें क्यों होती है। यार इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बुक वालों ने, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन था कि होम्योस्टेसिस की क्या ज़रूरत होती है। यार ये चीज़ जो है हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन से ही देख लेते हैं ना, कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है कि ऐसा सेट मेटाबॉलिक प्रोसेस का, ऐसा मेटाबॉलिज्म का सेट जो कि क्या करता है, हमारी इंटरनल कंडीशन को, एक तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक, तो इसका जवाब तो हमें वहीं मिल गया। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये, इसका जवाब होगा कि ऑल आवर मेटाबॉलिक फंक्शन अकर्स प्रॉपरली व्हेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कांस्टेंट। हमारे सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे चलने वाले रिएक्शन तब हो सकते हैं अच्छे तरीके से जब हमारी इंटरनल कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, यानी कि हमारी इंटरनल कंडीशन एक तरीके से मेंटेन होंगी। ठीक, इंटरनल कंडीशन से मुराद जैसे हमारा टेम्परेचर है, वाटर है, या फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, ये चीज़ें। ठीक, तो इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है होम्योस्टेसिस की। तो आगे लिखा है टू मेंटेन देम विथ अ सुइटेबल लिमिट्स होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल, कितना सादा, कितना आसान था। ठीक, हमें मतलब देखते ही याद हो गया, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स। क्यों प्लांट जो है वो लिक्विड वाटर को अपने बाहर से, अपने अंदर से निकालते हैं वाटर वेपर के बजाय। अब ये भी कोई सवाल है, इसका भी आंसर सिंपल सिंपल सा है। यानी कि यहाँ पर हमें गटेशन के बारे में पूछ रहा है। गटेशन पढ़ा है ना आपने प्रोसेस में? नहीं तो पढ़ाया है आपको कि गटेशन के प्रोसेस में क्या था। गटेशन के प्रोसेस में आपका जो लिक्विड था, जो आपका लिक्विड प्लांट से बाहर निकल रहा था, वो लिक्विड जो था आपके कुछ स्पेशल पोर्स थे जिनको हाइड्रोथोर्स कहा जाता था, उनमें से निकल रहा था नाइट के टाइम। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा था, गटेशन का प्रोसेस क्यों हो रहा था। एक और प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पानी निकलता है लेकिन वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। ठीक, वो दिन के वक्त होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वेपर्स की फॉर्म में क्यों नहीं निकला, लिक्विड की फॉर्म में क्यों निकल रहा है। ठीक, यानी गटेशन क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, सादा सा आंसर है। क्या आंसर है इसका? ये है इसका आंसर कि प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स एट नाइट टाइम फ्रॉम सम स्पेशल पोर्स कॉल्ड हाइड्रोथोर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ गटेशन।
कि प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर में से लिक्विड वाटर को बाहर निकालते हैं वेपर्स की बजाय रात के टाइम में स्पेशल पोर्स के थ्रू, जिनको हाइड्रोथोर्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। ठीक, इट अकर्स बिकॉज ये प्रोसेस होता है क्योंकि एट नाइट टाइम स्टोमेटा आर क्लोज, क्योंकि रात के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं, क्योंकि वो जो वेपर्स निकलते हैं वो स्टोमेटा वाले प्रोसेस से होता है, यानी स्टोमेटा वाले पोर से होता है। जब स्टोमेटा बंद होंगे तो फिर स्टोमेटा से तो पानी निकल ही नहीं सकता ना, तो इस वजह से क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है। आगे दूसरा रीजन लिखा हुआ है, वाटर प्रेशर इन लीव्स इज हाई एंड लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट। तो वाटर का जो प्रेशर था वो भी हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि स्टोमेटा बंद है ना भाई। जब स्टोमेटा बंद होंगे तो स्टोमेटा से तो पानी निकल नहीं पाएगा, तो वाटर का प्रेशर यानी कि वाटर जो होगा वो लीव्स के अंदर ज़्यादा होगा ना, तो जब वाटर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक, तो ये दूसरा रीज़न होता है। और तीसरा रीज़न होता है लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट इज प्रेजेंट। जो इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर होता है वो भी बहुत लो होता है। ठीक, वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से गटेशन होती है ट्रांसपिरेशन की बजाय। तो ये था हमारा दूसरे सवाल का आंसर। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान सा आंसर था। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हाउ प्लांट सर्वाइव इन साल्टिश वाटर। तो प्लांट जो है वो साल्टिश वाटर के अंदर कैसे रहते हैं। ये भी बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। हेलोफाइट्स के बारे में पूछा हुआ है सीधा सीधा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि प्लांट्स विच सर्वाइव इन साल्टिश वाटर, वो प्लांट जो कि साल्टिश वाटर के अंदर रहते हैं, जो कि मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं, हैव हाइपोटोनिक कंडीशन इनसाइड। तो उनके अंदर जो कंडीशन होती है वो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। हाइपोटोनिक कंडीशन यानी लो साल्ट वाली कंडीशन। ठीक, यानी उनके अंदर साल्ट जो होता है उसकी मिकदार कम होती है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। एंड हाइपोटोनिक कंडीशन हाई साल्ट आउटसाइड, और बाहर की तरफ जो पानी मौजूद होता है उस पानी के अंदर हाई साल्ट वाली कंडीशन यानी हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। ठीक, अब जब बाहर साल्ट ज़्यादा है अंदर साल्ट कम है, यानी अंदर पानी ज़्यादा है बाहर पानी कम है, तो पानी का तो यही होता है कि पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम की तरफ जाता है। ठीक, तो आगे लिखा है सो वाटर विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो बॉडी से बाहर जाएगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, पानी बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक, तो जब पानी बाहर निकलेगा तो इनके सेल तो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, इनके सेल तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को संभालने के लिए, इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, टू कोप विद दिस सिचुएशन दे डेवलप साल्ट ग्लैंड इन विच दे विल स्टोर साल्ट। तो ये क्या करते हैं, इस कंडीशन से बचने के लिए अपने अंदर साल्ट ग्लैंड को डेवलप करते हैं, अपने अंदर साल्ट ग्लैंड को बनाते हैं। ठीक, साल्ट ग्लैंड के अंदर क्या करते हैं, ये साल्ट ग्लैंड के अंदर साल्ट को स्टोर करके रखते हैं। ये पहली बात करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये अपोज साल्ट टू गो आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल। ये साल्ट को बाहर जाने भी नहीं देते, वैक्यूल से साल्ट को बाहर जाने भी नहीं देते। और थर्ड चीज़ ये क्या करते हैं, थर्ड ये क्या करते हैं, अक्यूमुलेट सम साल्ट ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स व्हिच विल अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर। तो ये क्या करेंगे, अपने लीव्स की सरफेस के ऊपर, लीव्स की तह के ऊपर ये क्या करेंगे, कुछ साल्ट को जमा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, अक्यूमुलेट कर लेंगे। तो उस साल्ट को जमा करने से वहाँ पर क्या होगा, सरफेस पर साल्ट को जमा करने से क्या होगा कि ये क्या करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे एयर से, हवा से ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनकी कंडीशन जो होगी वो मेंटेन होगी। जो ज़्यादा पानी इनसे बाहर जा रहा था, इनसे निकल रहा था, वो कंडीशन जो थी वो एक अब जो होगी क्या होगी, वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक, तो ये अंदर साल्ट को बढ़ाएंगे, साल्ट को स्टोर करके रखेंगे और फिर साल्ट को बाहर जाने भी नहीं देंगे। ठीक, और उसके अलावा जो ये क्या करेंगे, उसके अलावा ये क्या करेंगे, ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे एयर में से। ठीक ना, तो ये थी तीनों की तीनों कंडीशन इनके अंदर। तो देखो कितना सिंपल और कितना आसान सा ये आंसर था। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाई स्किन इज कंसीडर्ड एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों मानते हैं यार, ये भी कोई सवाल है। ये सिंपल सी बात है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो मतलब ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ये होता है कि वो ऑर्गन जो कि एक्सक्रिएशन करता हो। और एक्सक्रिएशन प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। तो जो ऑर्गन एक्सक्रिएशन करता है तो उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सिंपल सा आंसर है ना इसका।
तो ये किन चीज़ की एक्सक्रिएशन करती है हमारी स्किन? ये हमारी स्किन जो है वो निकालती है साल्ट को अपने अंदर से, यूरिया को निकालती है, ठीक। और उसके अलावा ये एक्सेस वाटर को, एक्स्ट्रा पानी को भी अपने अंदर से बाहर निकालती है। अब ये कैसे निकालती है? ये स्वेट से निकालती है। स्वेट जो पसीना होता है ना, उसके थ्रू ये इन तीनों चीज़ों को ये क्या करती है? बाहर निकालती है। तो इस वजह से हम इसको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहते हैं। एक्सक्रिएशन करने वाली ऑर्गन स्किन को हम जो है वो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर, सादा आंसर। कोई भी हम इसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्किन इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बिकॉज इट एक्सक्रिएट एक्सेस वाटर, साल्ट एंड यूरिया थ्रू प्रोड्यूसिंग स्वेट। ठीक, समझ में आ गई ये बात? सिंपल सी बात है कि स्किन को हम क्यों कहते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, क्योंकि ये अपने अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है। क्या निकालती है? एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है, साल्ट को बाहर निकालती है, और यूरिया को बाहर निकालती है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, इन तीनों चीज़ों को किस चीज़ के थ्रू निकालती है? ये स्वेट्स के थ्रू निकालती है, स्वेट के थ्रू निकालती है, ठीक। पसीने के थ्रू ये अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। इतना सिंपल सा सवाल था, इतना सिंपल सा जवाब है इसका, बस खत्म हो गई बात। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो 5वें सवाल के अंदर पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ड्रम्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कि ड्रम्स जो लेयर है, जो मिडल वाली लेयर है स्किन की 3 लेयर्स पड़ी थी ना हम। सबसे ऊपर वाली एपिडर्म्स, उसके नीचे वाली, सबसे नीचे वाली हाइपोडर्म्स, बीच वाली लेयर ड्रम्स कहलाती है। तो उस ड्रम्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ये बता दो। सिर्फ ये वाली बात बता दो और कुछ भी नहीं बताओ। यही जो है वो हमसे सवाल पूछा हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान होगा। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा ड्रम्स इज द लेयर विच प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्म्स एंड हाइपोडर्म्स। सबसे पहले मैंने लेयर के बारे में बता दिया है कि ड्रम्स वो लेयर है जो कि हाइपोडर्म्स और एपिडर्म्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये बात हमें पता भी है लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक, बता देते हैं इनको। क्या पता कि जो चेक कर रहा है उसको जो है ये चीज़ सबसे पहले हम बता भी देना, उसको ये चीज़ शायद ना पता हो कि भाई ड्रम्स क्या होता है, ठीक। वैसे उसको पता होगा लेकिन हमारा बताना जो है एक तरीके से बनता है, तो हमें बताना चाहिए कि ड्रम्स क्या होती है। ड्रम्स एक लेयर होती है जो कि एपिडर्म्स और हाइपोडर्म्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक। इट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो आ जाती है। जैसे लाइक रिसेप्टर, जैसे रिसेप्टर होते हैं इसके अंदर। रिसेप्टर का क्या काम होता है? तो रिसेप्टर के आगे लिखा हुआ है विच डिटेक्ट टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर एटसेट्रा। रिसेप्टर क्या करते हैं? टेम्परेचर, पेन यानी दर्द, ठीक, और प्रेशर को क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक, महसूस करते हैं ये। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जैसे आपको कोई ना आके कोई क्या करे, थप्पड़ आके मार दे, तो ये एक प्रेशर है आपकी स्किन के ऊपर लग रहा है, तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा? उसको भी ये रिसेप्टर ही डिटेक्ट करेंगे जो कि आपकी स्किन के अंदर, ड्रम्स की लेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक होगी बात ना, सिंपल सी बात है। तो दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद होता है? दूसरा इस ड्रम्स की लेयर के अंदर मौजूद होते हैं स्वीट ग्लैंड जो कि पसीना प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स यानी वेजल्स, ब्लड वेजल्स का नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है विच मेंटेन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब ये ब्लड की आर्ट्रियोल्स जो हैं वो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं, ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक। तो उसके बारे में आप जाकर लेक्चर देखें कि किस तरीके से जो है वो आर्ट्रियोल जो है हमारी मेंटेन करती है। स्किन का रोल पढ़ें, ठीक। स्किन का रोल के बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो जाकर आप देख लें। उसके अलावा इसके अंदर हेयर फॉलिकल मौजूद होते हैं। हेयर फॉलिकल दरअसल वो जगहें होती है जिसमें से हमारे जो हेयर हैं वो निकलते हैं, स्किन के हेयर वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से जो एक तरीके से बाहर निकलते हैं, ठीक। उसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं जो कि ऑयली सिक्रेशन करते हैं, ऑयली सेबम को सीक्रेट करते हैं। तो ये था इसका आंसर, सिंपल सा, सादा सा, ना ही कोई बड़ा आंसर था ना ही कोई मुश्किल आंसर था, आसान आंसर था, ठीक। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि भाई ड्रा अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। बोल रहा है कि नेफ्रॉन का डायग्राम बना। अब नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने का कोई सवाल तो नहीं ना मैं आपको लिख के बताऊं भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, ठीक, और किस तरीके से इसको लेबल करते हैं, यानी कि किस किस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बता देता हूँ, अभी कब बताऊंगा, अब बताता हूँ, आ जाए। अच्छा, तो क्या बोला था हमसे, हमसे बोला था कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भाई बना के दिखाओ हमें, और उसके साथ उसको लेबल करके भी बताओ, यानी कि किस नेफ्रॉन के पार्ट को क्या कहा जाता है वो भी हमें बताओ। यही बोला था ना उसने सवाल नंबर 6 के अंदर। तो सिंपल सा आंसर है इसका, सिंपल से स्ट्रक्चर है, बना लेंगे हम, कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है इतनी। ठीक, तो इसको हम बना लेंगे, आसान है। किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, मैं वो लाइव बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये देखो, सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से इसको ऐसे कर लोगे इस तरीके से बना लोगे ना, बिल्कुल बना लोगे, मुझे पता है आप शेयर हो। उसके बाद आप इसको डबल अप करो और इस तरीके से इसको दोबारा से बनाओ, और यहाँ पर ये जगह आप छोड़ दो। ये कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे। इजी सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाओ इधर, और इसको आप यहाँ से कर्व कर लो इस तरीके से। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाओ। ठीक, इसको आप यहाँ से इधर यहाँ तक लाओ, यहाँ तक ला लोगे, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दो, इस चीज़ को यहाँ से आप बंद कर दो। ठीक, ये बंद हो गया ना यहाँ से, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करो, आप यहाँ से एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी लेयर यहाँ से निकालो, और उसको आप इस तरीके से लेकर जाओ, ये लो। ठीक, ये लेयर यहाँ से पहुँच गई यहाँ पर, सिंपल हो गई। अब यहाँ से फिर दोबारा से आप बड़ी लेयर को यहाँ से निकालो। ठीक, सिंपल हो गया, आसानी है ना, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, उसके बाद आप इसको यहाँ से इधर से यहाँ से आप इसको इस तरीके से लाओ, और यहाँ पे आप सिमिलर इस तरीके का एक और कर्व यहाँ पर बना दो, ऐसे ऐसे। ठीक, सिंपल सा, सिंपल ही है, आसान है, कोई बात नहीं, बन गया यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर इसको इस तरीके से इसको बना दो। ठीक, और इसको आप यहाँ से इस तरीके से बना दो। ठीक, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इसको भी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी जगह को छोड़कर इसको आप इस तरीके से बना दो, सिंपल हो गया। ठीक, ये थोड़ी सी बड़ी बन गई है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप जैसे ट्री के अंदर नहीं होती शाखें, उसके अंदर आप इसको भी इस तरीके से बना लो। ठीक, इस तरीके से बना लो, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से बना लो, सिंपल सादी सी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई हमारी। अब ये यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आपकी अभी भी चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लाओ, इसको इस तरीके से यहाँ पर, और इसको फिर इधर ले जाओ। ठीक, तो ये यहाँ पर आप कलर वगैरह यूज़ करना, और उस तरीके से जो है आप इसको बना लेना, इतनी मुश्किल बात नहीं थी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि बनाते हैं कैसे इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ये यहाँ से लेयर आ रही है, इसका डायग्राम मैंने बड़ा बनाया, इसका डायग्राम मैंने छोटा बनाया है। ठीक, अब जिसका डायग्राम मैंने बड़ा बनाया उसको आप बोलोगे क्या, अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलोगे इसको, अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, ये वाली जो छोटा जिसका डायग्राम मैंने बनाया है इसको आप बोलोगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ई के साथ। ठीक, इफरेंट आर्ट्रियोल, सही हो गई, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद इस कर्व को आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल। ठीक, ये बोलोगे इसको। ठीक, और उसके बाद इस कर्व को आप बोलोगे, ये जो नीचे यू शेप आ रहा है ना, इसको सारे को आप बोलोगे क्या, इस सारे को आप बोलोगे क्या, इस सारे को बोलोगे आप लूप ऑफ हैनल्स। ठीक, इसको आप बोलोगे कलेक्टिव डक्ट, जो कि थोड़ी सी बड़ी बन गई है मेरे से, लेकिन आप इसको छोटा करके भी बना सकते हो। ठीक, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे कलेक्टिव डक्ट, जहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन आकर यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद ये वाला जो कर्व है इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, बुक के अंदर लिखे हुए हैं सारे ट्यूब्यूल। मैं जस्ट ये सवाल स्किप नहीं करना चाह रहा था, ठीक, बनाना चाह रहा था इसको। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो इस लेयर को, ये जो डिफरेंट लेयर थी, इसको अब यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरीके से आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हो। डिफरेंट पेन यूज़ करेंगे आप, ठीक, इस तरीके से। और इनको आप नाम देंगे पेरीटेबुलर कैपिलरीज। ठीक, कैपिलरीज, सिंपल हो गई। ठीक, तो ये बन गई आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। थोड़ी सी अनक्लियर सी बनी है क्योंकि ये यहाँ पर मैंने जो है वो आपको लूप ऑफ हेनले बनाने के लिए ये मैंने कुछ यहाँ पर एक चीज़ जो है वो एक सर्कल कर दिया था। इसको हटाकर अगर आप देखोगे तो आपको जो है बिल्कुल अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट पेन जो है वो डिफरेंट कलर यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है कि आप इसको किस तरीके से सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक हो गई बात। उसके बाद 7th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होता है, क्या होता है किडनी स्टोन। सिंपल सा टॉपिक था किडनी स्टोन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन जो है वो किडनी के अंदर बनने वाला एक टाइप का स्टोन होता है, एक क्रिस्टल होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सादा सा आंसर होगा, जो कि आपके बुक से ही मैंने उठाया हुआ है, आपके बुक से ही जो है मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सम टाइम यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। तो ये एक सॉलिड मास है, एक सॉलिड है जो कि किन चीज़ों का बना हुआ होता है। ये बना हुआ होता है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, या कभी कभार ये यूरिक एसिड और सिस्टीन का भी बना हुआ होता है। ठीक, तो इसको हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सॉलिड मास को किडनी स्टोन कहते हैं। इसके बारे में आगे लिखा है दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड फ्रॉम यूरिन प्रेसिपिटेट इन किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, यूरिक एसिड या कैल्शियम कार्बोनेट या आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट या सिस्टेन, जिनका ये आपका किडनी स्टोन बना हुआ है, ये कहाँ से आते हैं, ये आपके यूरिन से सेपरेट किए जाते हैं। यूरिन से जो है वो इसको निकाला जाता है इनको, और इनको निकाल कर किडनी के अंदर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर किडनी के अंदर इनका जो है वो एक तरीके से दाना बन जाता है। ठीक, जो दाना बनता होता है ना, यानी प्रेसिपिटेशन होती है, दाना बनता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। ठीक, तो जब ये किडनी के अंदर दाना बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब एक तरीके से अलग हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, फिर इस स्टोन को कहते हैं हम, फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। सिंपल सा सादा सा आंसर था इसका, ये भी आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। कि ह्यूमन की जो स्किन होती है वो कोल्ड कंडीशन के अंदर टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन रखती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर सिंपल ही होगा। इसका आंसर होगा कि ह्यूमन स्किन मेंटेन टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन विद 4 रिस्पॉन्सेज। 4 जो है वो काम कर कर ह्यूमन की जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकती है कोल्ड कंडीशन के अंदर, यानी कि सर्दियों के अंदर। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इरेक्शन ऑफ हेयर्स, यानी कि बाल जो होंगे वो हमारे सीधे हो जाएंगे। ठीक, हमारी बॉडी के बाल सीधे हो जाएंगे। अब सीधे होने से क्या होगा कि इनके अंदर जो होगी वो एक तरीके से गर्म हवा जो होगी वो जो एक तरीके से भर जाएगी इनके अंदर। ठीक, तो गर्म हवा भर जाएगी तो एक तरीके से ये क्या कर पाएंगे, फिर ये जो है वो टेम्परेचर को एक तरीके से मेंटेन रख पाएंगे। अब दूसरा काम हमारी जो स्किन वो क्या करेगी, दूसरा काम हमारी स्किन करेगी वेसो कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड वेजल्स का नेरो हो जाना, ब्लड वेजल्स की साइज का कम हो जाना। अब इनकी साइज के कम होने से क्या होगा, ब्लड वेजल की साइज के कम होने से कैसे जो है वो हमारी स्किन टेम्परेचर को मेंटेन रख सकती है। जब ब्लड वेजल की साइज कम हो जाएगी ना मेरा भाई, तो क्या होगा कि उसमें से ब्लड कम निकलेगा, उसमें से ब्लड कम गुजरेगा। जब उसमें से ब्लड कम गुजरेगा तो जो है वो ब्लड जो है एक तरीके से उसमें से हीट भी कम निकलेगी। ठीक, उसमें से हीट भी कम निकलेगी, और जब ब्लड की जो लेयर्स हैं वो कम हो जाएंगी, यानी कि उनकी साइज कम हो जाएंगी, तो वो स्किन से भी दूर हो जाएंगी।
तो इस तरीके से हीट उनसे कम निकलेगी, तो हीट की जो होगी एक तरीके से बचत हो जाएगी। तो ये दूसरा काम जो है हमारी स्किन करती है कोल्ड कंडीशन के अंदर। और थर्ड काम में लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, जो हमारा पसीना बनता है उसको कम बनाएंगे, क्योंकि पसीने के साथ क्या होता है, पसीने के साथ से भी जो है एक तरीके से जब पसीना निकलता है ना, तो पसीना निकल कर एक तरीके से स्किन को ठंडा कर देता है। ठीक, तो स्किन तो सबसे पहले ही ज़्यादा ठंडी है क्योंकि कोल्ड कंडीशन है, तो ये पसीना क्या करेगा, कम बनाएगा। ये थर्ड थिंग थी जो हमारी स्किन करती है। और फोर्थ जो काम हमारी स्किन करती है वो क्या है कि फोर्थ काम के बारे में लिखा है इन कोल्ड कंडीशन कि जब सर्दी होती है, जब कोल्ड कंडीशन होती है, तो वहाँ पर उस टाइम क्या होता है, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन्स इंक्रीजेज। तो उस वक्त मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही होती है। ठीक, यानी कि हमारे अंदर रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो रिएक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, विच जनरेट मोर हीट, तो हीट क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक, तो वो जो ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है उस हीट को हमारी स्किन नहीं निकलने देगी। ये हमारी स्किन का चौथा काम होगा, विच इज प्रिवेंटेड टू लूज बाय द एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट इन हाइपोडर्म्स। हाइपोडर्म्स के अंदर जो एडिपोज टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को ये बाहर नहीं निकलने देंगे। ये चौथा काम होगा। ठीक, इस तरीके से हमारी स्किन क्या करेगी, कोल्ड कंडीशन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। ठीक, कितना सिंपल और कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सा जवाब है इसका। चार इनके जो है वो पॉइंट आप याद रख लो। सबसे पहला पॉइंट इरेक्शन ऑफ हेयर, सबसे दूसरा पॉइंट वेसो कंस्ट्रक्शन, तीसरा पॉइंट डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, चौथा पॉइंट कि ये क्या करेंगी, हीट को जो है वो बाहर निकलने नहीं देंगी। ठीक, हीट को प्रिवेंट करेंगी बाहर निकलने से। खत्म हो गया इसका आंसर, इतनी इसका जवाब था, सिंपल सा। ये देखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन है बहुत कम। ठीक, आप जब कॉपी के अंदर लिखोगे बहुत कम है ये आंसर। सही, सिंपल सा आंसर था। उसके बाद 9th क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि व्हेन डायलिसिस इज रिक्वायर्ड, डायलिसिस की कब जरूरत पड़ती है आपको। अब इस सवाल का जवाब दें उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि डायलिसिस है क्या यार, किस चीज को डायलिसिस कहते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि डायलिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले इसके आंसर में मैंने यही लिखा हुआ है कि डायलिसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम आवर ब्लड इज रिमूव्ड। डायलिसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको और उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खराब प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसमें से इसको निकाला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक, अब ये डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो कब होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, वैसे तो जो है हमारा ये काम जो होता है वो हमारी किडनी करती है। ठीक, लेकिन ये डायलिसिस जो है वो आर्टिफिशियल काम होता है, यानी कि हम जो है खुद करते हैं। ये कब होता है, ये कब हम करते हैं, ये तब हम करते हैं, इसकी ज़रूरत तब होती है जब जो है हमारी किडनी काम करना छोड़ देती है या हमारी किडनी जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती। तो मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द किडनीज स्टॉप टू वर्किंग प्रॉपरली। जब हमारी किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो तब हम डायलिसिस का प्रोसेस करेंगे। तो आगे मैंने लिखा है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज अ डायलिसिस मशीन। ये काम हम एक मशीन के थ्रू करते हैं जिस मशीन को हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। बस खत्म हो गई बात, इतना सही जवाब था इसका। तो उसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें, 10वां सवाल देखें अपना, तो 10वें सवाल के अंदर पूछता है कि वाई फिल्ट्रेशन एट पेराटेबुलर कैपिलरीज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कि आपकी जो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि उसको जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद इसका सवाल जो है वो उसका जवाब भी मैं आपको शॉर्ट करके लिख के दे दूंगा। ठीक, आप याद कर लेना। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें आपके बुक के सेकंड चैप्टर के 32 पेज नंबर पर, तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपकी है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक, मेल्फिजियन बॉडी की स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक, जिनको हम जो है वो पेराटेबुलर कैपिलरीज भी कहते हैं। ठीक, और इसके बाहर जो ये चीज मौजूद है इसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि यहाँ पर आप दो जो है वो एग्जिट आउट इसके देख रहे होंगे। एक जो है वो यहाँ से आ रहा है ब्लड और दूसरी तरफ से जा रहा है।
जहाँ से आ रहा है इसको हम कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, और जहाँ से जा रहा है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर जब ब्लड आ रहा है और जा रहा है, तो यहाँ पर जहाँ से ब्लड आ रहा है इसकी जो साइज होती है, इस ब्लड वेजल की साइज बड़ी होती है, और जहाँ से ब्लड जा रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल, इसकी जो साइज होती है वो कम होती है। जब आएगा ब्लड ज़्यादा, जाएगा ब्लड कम, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर पैदा होगा। तो प्रेशर के थ्रू क्या होगा, फिर ब्लड यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जो पानी होगा एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। जिस तरीके से हम छन्नी से जो है वो किसी चीज़ को जो है फिल्टर आउट नहीं करते, तो इस तरीके से यहाँ से जो है वो पानी बाहर निकल जाएगा, और जो साफ ब्लड बच जाएगा वो इस एफरेंट आर्ट्रियोल में वापस यहाँ से निकल आएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को, इस चीज को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है ना, इसको कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम अगर देखें कि लफ्ज अल्ट्रा का क्या मतलब होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, ठीक, अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेशन है ये अच्छे तरीके से हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन, काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रही है, काफी ज्यादा पानी और काफी ज्यादा चीजें यहाँ से निकल कर जा रही हैं। ठीक, तो इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपको मिल चुका है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, ब्लड जो है यहाँ पर फिल्टर हो रहा है अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा आंसर है, वो है कि फिल्ट्रेशन एट पेराटेबुलर कैपिलरीज यानी मेल्फिजियन बॉडी इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो पेराटेबुलर कैपिलरीज या मेल्फिजियन बॉडी पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज इनटू बोमन्स कैप्सूल विद आउट एनी सिलेक्शन। क्योंकि ज़्यादातर ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो यहाँ से निकल जाता है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, वर्ड अल्ट्रा आपने सुना ही होगा कि अल्ट्रा कहते हैं ना, वैसे वो कहते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स। ठीक, आपने सुना होगा अल्ट्रा का वर्ड। तो अल्ट्रा का मतलब होता है अच्छे तरीके से, यानी बड़ा। ठीक, अल्ट्रा का मतलब होता है बड़ा। तो इसको बड़ी फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होकर निकल जाती हैं। ठीक, सिंपल सा आंसर था इसका, आसान सा आंसर था। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक, तो यही था हमारा आज का ये टॉपिक। ठीक, टॉपिक तो नहीं था, यही था आज का हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके मैंने आपको आंसर बता दिए और काफ़ी सिंपल आसान तरीके से बता दिए। ठीक, तो फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।